हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि कुछ दोस्तों का डिमांड था कि लूसेंट का जो है साइंस है उसका आप करवा दीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। आप बस इसको एक दो बार सुन लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। आप इसका कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी साइंस आ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे आप कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए भी, एसएससी के लिए भी। चलिए देखते चलते हैं कि कौन सा है। आप बस आप कुछ नहीं तो आप काम कर रहे हैं तो आप सुनते रहिए, नहीं तो आप 2 गुना स्पीड पर करके भी सुन सकते हैं। मल्टीपल टू तो देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। दूरी में अपने के हिसाब से बड़ी इकाई क्या है फ्रेंड्स? पार्सेक है, याद रख लीजिएगा। एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 9। एक जूल 10 की पावर 7 अर्ग। आप यहाँ पर फ्रेंड्स बस इतना ही याद रख लीजिए। माइनस वाला है तो कम से कम तो पूरा ज़रूरी है। 10 की पावर -1 डेसी सेंटी मिली। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, माइनस से करते हुए जाता है। 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी और 10 की पावर-3 मिली, 10 की पावर-6 माइक्रो, 10 की पावर-7 नैनो और 10 के पावर-10 एंगस्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, और 10 के पावर-12 पिको। आप इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। 10 के पावर-1 डेका हेक्टो किलो, बस इतना ही काफ़ी है सर। चलिए फ्रेंड्स अदिश राशि देखते हैं। अदिश राशि क्या होता है? जिसका परिणाम और दिशा निश्चित नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश राशि है फ्रेंड। क्योंकि द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है, चाल में ये सब दिशा नहीं है। अब बस आप क्विकली सुनते चलिए। विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी, ये सब के सब अदिश राशि है फ्रेंड। सदिश राशि, सदिश राशि में जिसका द्रव्यमान फ्रेंड्स परिणाम और दिशा दोनों के दोनों निश्चित हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसमें हो गया वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। अब वेग, विस्थापन, बल, त्वरण वो से याद रख सकते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, त्वरण भी हुआ रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते चलता है। अब बस क्विकली रिवीजन करते चलेंगे फ्रेंड्स। न्यूटन का प्रथम गति नियम एक क्या है? जब तक ले किसी भारी फोर्स नहीं लगेगा तब तक ले चलते रहेगा फ्रेंड्स। ये कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बस इतना याद रखिए। बल एक सदिश राशि है, ठीक। संवेग, संवेग क्या है? वेग गुने द्रव्यमान एक सदिश राशि है। जितना भी संवेग इसमें भी वो आ रहा है, एक ज़्यादा हिंट के लिए बता रहा है कि वो आ रहा है जहाँ सदिश राशि। न्यूटन का द्वितीय नियम ए बराबर में, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास गुने त्वरण, ठीक है फ्रेंड्स, मास गुने त्वरण। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया के प्रतिक्रिया, यानी जितना फोर्स आपको लगाइएगा उसके जितना फोर्स वो अपोजिट साइड में लगाएगा। इससे कोई खास ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। वे देख लेते हैं आवेग। इस सब आवेग संवेग कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आवेग बल गुने समय अंतराल, तो इसका ऐसा ही मात्रा भी हो जाएगा। बल तो समय का हो गया सेकेंड और बल का न्यूटन तो न्यूटन सेकेंड। अब केंद्रीय बल, तो कब अब केंद्रीय बल कहाँ का है? जैसे कि दूध से मक्खन निकालना हो तो अब केंद्रीय बल लगता है फ्रेंड्स। कपड़ा सुखाने की मशीन में भी अब केंद्रीय बल काम करता है। मौत के कुएं में भी अब केंद्रीय बल काम करता है। बल आघूर्ण, तो बल गुने आघूर्ण, बस इतना याद रखिए, हो गया। बल का हो गया न्यूटन और आघूर्ण का हो गया मीटर, ऐसा ही मात्रक हो गया फ्रेंड्स। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाला कुछ उपकरण है फ्रेंड्स, तो आप इसे देख लीजिए। लेकिन दो तीन जो बता रहे हैं आप सीधा सा ये ध्यान रखिए कि ऊर्जा रूपांतरण क्या होगा, उसमें इनपुट क्या हो रहा है और आउटपुट क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि मोमबत्ती, तो मोमबत्ती है क्या? वो एक रासायनिक है, रासायनिक ऊर्जा जो मोम बना हुआ, तो उससे इनपुट आउटपुट क्या नहीं कर रहा है। तो उससे देख रहे हैं कि लाइट भी निकलता है और वो हीट भी निकलता है। तो क्या हो गया? प्रकाश एवं ऊर्जा।
विद्युत बल्ब जो देखते होंगे 100 वाट वाला, उसमें उसमें जा रहा है क्या, इनपुट क्या जा रहा है, तो इनपुट जा रहा है उसमें लाइट, यानी कि विद्युत ऊर्जा ले रहा है, और निकल रहा है क्या, प्रकाश और ऊष्मा। उस तरह एक डायनेमो देख लिया। डायनेमो क्या है, डायनेमो मतलब होता है कि जो घूमते रहता है, तो उसमें घूमने की क्रिया इनपुट है, तो घूम रहा है तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, और आउटपुट उससे क्या निकलेगा, विद्युत ऊर्जा। जब डायनेमो घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तब इसी तरह से सब देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अशोशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये देखते चलिए। एफ इक्वल टू जी M1 × M2/r²। ये फ्रेंड्स किसी भी अथी का फोर्स दो पिन के बीच में फोर्स निकालना हो तो वो है, ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और M1 M2 है फर्स्ट पिन का द्रव्यमान M1, और M2 सेकंड पिन का द्रव्यमान, R है दोनों के बीच की दूरी। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जी एक नियतांक है, इसको आप मान याद रख सकते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक कैपिटल जी है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मॉल जी, ठीक है, गुरुत्व, जो कि हमारा जो न्यूटन साहब दिए थे कि गुरुत्व के कारण जो सेव से नीचे आता है ऊपर ना जा करके, जो कि कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक देखते हैं जी के मान में परिवर्तन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप इतना याद रखिए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान घटेगा ही घटेगा गुरुत्वीय त्वरण। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर भी जाइएगा तो जी का मान घटेगा, और नीचे भी जाइएगा तो घटेगा। और पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान सबसे महत्व रहता है फ्रेंड्स। आप याद रखने का एक तरीका ये बता सकते हैं, जो पृथ्वी से चपटा है, तो पृथ्वी का ध्रुव है से थोड़ा सा डिस्टेंस कम रहेगा तो जी का मान ज़्यादा हो जाएगा। विषुवत रेखा थोड़ा सा जो फैला हुआ हो तो वहाँ न्यूनतम हो जाएगा। और घूर्णन गति भी याद रखिए कि या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो कम जाएगा फ्रेंड्स। नहीं, घूर्णन गति यदि बढ़ता है तो जी के मान कमेगा, यदि घूर्णन गति घटता है तो जी के मान बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब घूर्णन गति कमेगा तो स्पीड कमेगा, तो जो फोर्स कम लगेगा, जिससे जी का मान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा कोई खास याद नहीं, बस इतना रखिए कि 17 गुना यदि अधिक चाल से घूमने लगे पृथ्वी, तो जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु उसका भार शून्य हो जाएगा। अब एक देते हैं। अब एक देखते हैं कि लिफ्ट में पिंड का भार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, जो संभावना है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि स्थिति जो पिंड है उसका भार बढ़ गया, जब नीचे आ रहा तो लगेगा कि भार कम गया। जैसे झूला झूलते हो तो नीचे लगता है कुछ नहीं है, खाली है, बस वही इमेजिंग कर लीजिए। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक पॉइंट और देखते हैं फ्रेंड्स, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, यदि जो लिफ्ट का त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो जो पिंड उसमें जो भार है, जो भी वस्तु है, वो जो है से लिफ्ट का फर से ऊपर टकरा जाएगा। ये सब ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तब पर भी देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि जो भी पृथ्वी तल के सबसे निकट जो उपग्रह होता है उसका 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चक्कर घूमता है फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने उपग्रह परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट। वही फ्रेंड्स जो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर हुआ, तो टोटल पूरा पृथ्वी के चक्कर लगाने में 1 घंटा 24 मिनट लग जाता है। भूस्थायी उपग्रह तो ये आप जानते हैं 36,000 किलोमीटर स्थापित किया जाता है जितना भी करा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दाब बराबर एफ याद रख सकते हैं, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल और जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा। समझ फ्रेंड्स कि घनत्व मतलब यदि द्रव ज़्यादा गहरा हो तो उस पर दाब भी ज़्यादा लगेगा। किसी बिंदु पर द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है, यदि घनत्व अधिक हो तो दाब भी अधिक होगा, सीधा सी बात है। ऐसे यदि पानी है पतला सा, उसको दबा देंगे तो बस दबते चल जाएगा।
जो कि एक थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो, उसको थोड़ा सा दबाने में ज़्यादा लगेगा, यानी कि उसमें घना तो ज़्यादा है। ठीक है, अब बस सुनते चलिए। 1 से 2 बार एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूरी से सुन लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको PDF भी यदि चाहिए तो जाइएगा UPSC टॉपर मोटिव टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन बस उससे अच्छा है कि 1-2 बार सुन लीजिए आप। अब चलिए देखते हैं केशिकत्व का उदाहरण। ये जो फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे 9th में 10th में भी, कि जो ललटेन जलता है तो किसका उदाहरण केशिकत्व का उदाहरण है। जैसे कि एक ब्लॉटिंग पेपर हो गया, स्याही शीघ्र सोख लेना, इसके बारे में छोटे छोटे। लालटेन का लैंप हो गया, केशिकत्व का भी उदाहरण है। पेड़ पौधे में शाखाओं तन और पत्ती तक जल और अवयव लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है। बस इतना याद रखिए। एक ब्लॉटिंग पेपर हो गया, एक एग्जाम्पल में दे सकता है, कह सकता है कि केशिकत्व किसका उदाहरण है, लालटेन या लैंप। पेड़ पौधा में जो शाखाओं तन और पत्तियों तक जो जल और आवश्यक लवण जो पहुँचता है उसी के थ्रू पहुँचता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाला जल स्तंभ के प्रभाव पर शून्य होने के कारण जल नली के ऊपर सिरों तक पहुँच। ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जैसे कि कृत्रिम उपग्रह में यदि कोई, जैसे कि अभी इंटरनेशनल जो कृत्रिम उपग्रह है रूस और 5 देश के, रूस अमेरिका ये सब के, तो यदि वहाँ पे आदमी रहता है तो उसमें यदि केशिका नली में यदि डालते हैं एक तरफ मुँह, तो पानी जो है से नीचे से ऊपर चला जाएगा, फेंकने लगेगा। एक है केशिकत्व का उदाहरण कि जैसे कि किसान देखते होंगे कि किसान जो खेत है तो खेत को जुतवा देता है, इसलिए क्योंकि वो दरार जो अथी से केशिकत्व बन करके पानी जो है सो उसका नमी ज़मीन का चली ना जाए, इसलिए वो जो जोताई करके उसको तोड़ दिया जाता है। पतली पृष्ठ तनाव जो सुई है, सुई देखते हैं कि पतला सुई तौल पानी के ऊपर तैरते रहता है, जो पृष्ठ तनाव के कारण ही है। साबुन डिटर्जेंट में जो पृष्ठ तनाव कम के कारण ही मैल को साफ करता है। साबुन के घोल बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं जल में। साबुन की पृष्ठ जो बुलबुला होता है, जो साबुन है गया या सरफ हो गया, उसमें जो बुलबुला बनता है पानी का, तो उसका जो क्यों बनता है, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव कम रहता है, उसी के कारण बनता है। यदि पानी में जो मच्छर का लार्वा हो गया तो वो जो है से तैरते रहते हैं, परंतु पानी में सिर्फ मिट्टी के तेल छिड़क दीजिएगा तो उसका जो है पृष्ठ तनाव कम जाएगा और वो डूब जाएगा। गर्म सूप जैसे कि स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि उसमें यदि गरम पीजिएगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, पृष्ठ तनाव कम के कारण है। वर्षा जब बरसता है तो एक बात और बता रहे हैं कि जब वर्षा पानी बरसता है तो उसका गोल बूंद क्यों होता है, पृष्ठ तनाव कहीं का कम के कारण ही होता है फ्रेंड। ठीक है, अब श्यानता देखते हैं। पृष्ठ तनाव हो गया बहुत, केशिकत्व और पृष्ठ तनाव। श्यानता एक आदर्श तरल के श्यानता शून्य होता है। श्यानता का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक तरल द्रव पर दूसरा तरल द्रव कितना फिसलन कर रहा है। सबसे कम श्यानता मध का होता है, सबसे ज़्यादा श्यानता ऐसे कह सकते बर्फ का। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ठीक है, यदि द्रव है तो उसका श्यानता घट जाएगी, यदि गैस है तो उसको श्यानता बढ़ जाएगी, यदि ताप टेम्परेचर बढ़ेगा तो। अब तरंग में देखते हैं फ्रेंड्स। तरंग में यांत्रिक तरंग में जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों आते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ये समानांतर चलती है फ्रेंड्स, और ध्वनि जो है से अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकाश की भांति भी चलता है, और प्रकाश तरंग भी इसको कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को। ठीक है, आयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग जिसकी संरचना के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक तरंग कह सकते हैं। जिसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग या आयांत्रिक तरंग कह सकते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है, आपको पता होगा फ्रेंड। अब चलिए देखते हैं निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय नहीं है। देखिए, कैथोड हो गया, एनोड है विद्युत चुंबकीय तरंग, और गामा भी है। बाकी सब मोटा मोटी कहीं याद रखिए कि है। और सॉरी फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है कि निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय कौन कौन सा है, तो एक एनोड किरणें और एक गामा किरणें, ये दो याद रखिए, बाकी समझिए कि नहीं है।
जैसे कैथोड किरणें हो गया, कैनाल किरणें हो गया, अल्फा किरणें हो गया, बीटा किरणें हो गया, ध्वनि तरंगे, प्रसार तरंगे, ये सब जो है विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग अवरक्त विकिरण, ये कोई ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, बस ये लग रखिए कि अवरक्त विकिरण क्या है। तो उपयोग होता है कुहाड़े में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों को सेकाई करने में किया जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, जिसको नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो रहेगा फ्रेंड्स उसको नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा उसको सुन सकते हैं, जो श्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग, जिसको हम और नहीं सकते, मेरे से भी पर है, यानी कि 20,000 से बाद जितना भी हो वो सब है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो किसी को संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई नापने में, कीमती कपड़े, वायुयान, घड़ियों, ऊर्जा साफ करने में इसमें होता है फ्रेंड्स। कल कारखाना में होता है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में होता है, गठिया रोग उपचार करने में ये सब होता है। चलिए देखते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की चाल एवं तरंगधर बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है फ्रेंड। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से यानी कि सरल से विरल में जा रहा है, दूसरा माध्यम में जा रहा है, तो जो है से उसका चाल और तरंगधर दोनों बदल जाएगा। तरंगधर क्योंकि बदलना ही निश्चित है फ्रेंड, और जब किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो चाल कम बेसी होगा ही होगा, आवृत्ति फिक्स रहता है। किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तो फ्रेंड्स सुन ले पहले ही। देखिए, चाल अपरिवर्तित रहता है, यदि ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सबसे कम कहाँ पे होता है। तो सबसे कम वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है, और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एल्युमिनियम में 6,420। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है। इसलिए फ्रेंड्स की जो शुष्क वायु हुआ उसमें टेम्परेचर कुछ भी नहीं रहता, जो कुछ नमी जो वायु में रहा उसमें टेम्परेचर आता है, जिस कारण से थोड़ा चाल अधिक होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ध्वनि का चाल भी अधिक होगा। अगर ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वनि क्यों रात में अधिक सुनाई देता है, अधिक दूरी तक? क्योंकि ध्वनि का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं विभिन्न मात्राओं में संबंधित। फ्रेंड्स कुछ जो है आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आ तो बस मेरा बात सुनते जाइए, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा लाइट नहीं था, उतना क्लियर फोटो नहीं हो पाया, खींचा पाया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कैलोरी, एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है, 4.186, बस इतना याद रखिए, 4.186 जूल, 4.186 जूल। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला है आप रट जाइए। C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100। इसमें से 2 को तो 3 को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केल्विन वाला, सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि पूछ दिया कि खोजकर्ता कहाँ के हैं, तो डिग्री सेल्सियस का जो खोजकर्ता हैं स्वीडन के वैज्ञानिक थे सेल्सियस, जिसने खोज किया और उसी के नाम पर सेल्सियस नाम रख दिया गया। जर्मन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट की जो खोज की। तो देखिए, स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम इनका 100 डिग्री सेल्सियस है, माने कि जो सेल्सियस 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ़ारेनहाइट में हो गया 32 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रोमन पैमाने में हो गया फ्रेंड्स 0 डिग्री रोमन और 80 डिग्री मैक्सिमम हो गया, 273 केल्विन मिनिमम। मिनिमम का मतलब ऐसा नहीं है कि इतना से इतना के बीच में नापा जाता है, ऐसे तो माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, और 373 केल्विन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फार्मूला कैसे निकलता है आपको ये भी बता देते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, जो एक मिनिमम का मतलब अब और माइनस में भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना पे एक हिमांक बिंदु होता है और एक माने भाप बिंदु होता है। ठीक है, मान हिमांक मतलब जहाँ पे बर्फ़ जम जाए उस पॉइंट पे जाते, और भाप बिंदु माने वहाँ से वाष्पीकरण होने लगे। तो
सेल्सियस क्या है 0 से 100। तो आप क्या करिए सी सेल्सियस मतलब सी माइनस घटा देना है, और जो हिमांक बिंदु है वो रख देना है ऊपर माइनस करके। अब बटा में जितना का दोनों में अंतर है हिमांक बिंदु और भाप बिंदु पे उसको बटा कर देना है। उसी तरह देखिए केल्विन, केल्विन क्या है मिनिमम 273 माने हिमांक बिंदु, और दोनों का अंतर के बीच कितना है अंतर 100 डिग्री। ठीक है, हो गया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए अब चलते हैं पारा। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पारा यानी कि जो थर्मामीटर देखते हैं तो उसमें पारा का ही प्रयोग होता है। फ़ारेनहाइट में ही हम लोग का फीवर या टेम्परेचर नापा जाता है जो थर्मामीटर आता है। तो आप फ़ारेनहाइट इससे याद रख सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा फ्रेंड्स, इसमें जल का सबसे ज़्यादा होता है विशिष्ट ऊष्मा, और सबसे कम होता है लेड का। बस इतना याद रखें। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, बस। ऊपर और फ्रेंड्स नहीं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। देखिए क्या है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चलन विधि से होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल और जो वायु है द्रव है, जो हमारा वायुमंडल है, ये सब जो है से संवहन विधि से गर्म होता है या ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड बस कॉल आ रहा है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अशुद्धियाँ मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, यदि किसी द्रव में यदि अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा फिर अलग अलग टेम्परेचर वो लेने लगा फ्रेंड्स, जिस कारण से क्वथनांक बढ़ जाता है। गुप्त ऊष्मा कैसे मतलब जूल प्रक्रिया का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसरण होने पर शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, एरोधोस परिवर्तन का उदाहरण। ये आप फिल्म में भी देखे होंगे कहीं कहीं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो जो बड़ा वाला माने कि जिस टैंक में रखा जाता है उसको स्पेशल छोड़ दिया जाता है, मूवी देखे होंगे। तो अचानक जो प्रसार होता है यानी अचानक फैलता है, जिस कारण से ठोस शुष्क माने कि बर्फ में बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रक्रिया के थ्रू होता है, तो ये रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण होता है। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं फ्रेंड, कि जितना फास्ट हो सके रिवीजन हो सके जल्द से जल्द, और 1 से 2 बार ज़रूर आप देख ले, और जितना हो सके शेयर करें। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द फ्रेंड जितना ज़्यादा यदि रहा व्यूअर्स तो उसके अनुसार हम जल्द से जल्द देखेंगे। फिर केमिस्ट्री और बायो का भी ला दें, यदि हो सकता है तो हिस्ट्री भी ला दें, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बस आधा घंटा के लेक्चर में आप देख के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या रहता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 1800 एंगस्ट्रॉम के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। बस इसका दोगुना कर दीजिए। ठीक, 3900 से 7800 अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हैं, हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। और पृथ्वी चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का कितना टाइम लगता है, तो 1.28 सेकेंड फ्रेंड्स। देखिए देख लेते हैं कुछ चाल क्या है, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल क्या होता है। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप याद रखें इसको। और नायलॉन और रॉक साल्ट में समान ही होता है सबसे ज़्यादा 1.9, सबसे कम फ्रेंड्स नायलॉन और रॉक साल्ट में सबसे कम 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्रेंड्स। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि एक कण से टकरा करके इधर उधर लाइट का कितना फैलाव होता है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है फ्रेंड्स, और लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगधर होता है। आप ये याद रखिए। आकाश का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स ये आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, हम भी कंफ्यूज रहते हैं, शायद यदि नहीं रहते हैं आप तो अच्छा बात है, कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में देखिएगा तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन हिंदी में हमेशा मुझे भी होता है।
लेकिन आप इसको एक तरह से याद रख सकते हैं, या तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं या तो हिंदी में भी। परावर्तन मतलब फ्रेंड्स ये पार नहीं होना देगा, ठीक है। परावर्तन मतलब ये पार नहीं होने देगा, आपने फिर से रिटर्न कर देगा, ये पावरफुल है, ठीक। इस तरह से आप याद रख सकते कि परावर्तन यानी कि पावरफुल आदमी जो इससे अपना फिर से सटने नहीं देगा, अपना फिर से सटने के बाद वो दूर चल जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड इंग्लिश में अपना डिफ्लेक्शन से तो आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण देखते हैं फ्रेंड्स, यदि कोई समतल दर्पण के सामने भी चाल से गति कर रहा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा 2v यानी 2 गुना चाल से प्रतिबिंब गति करेगा। यदि थीटा डिग्री से घूम रहा है तो 2 गुने थीटा डिग्री से घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 थीटा से। चलिए आगे देखते हैं, जितना फास्ट हो सके जल्द जल्द। अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये पूछ सकता है हमेशा फ्रेंड्स। अवतल दर्पण को तो हमेशा याद रखता है कि हर जगह होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जैसे कि एक होता है साइड मिरर में और सोडियम प्रवर्तक लैंप में और कुछ जैसे कि कान रोगियों को ये सबको देखने में, ठीक है फ्रेंड। और अवतल दर्पण का भी उपयोग देख लेते हैं जब ऐसा है तो। ये बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग फ्रेंड दाढ़ी बनाने में, आँख का नाक देखने में डॉक्टर द्वारा, जो ENT हो गया, और गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें, ये हो गया अवतल दर्पण का। हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, और ENT माने कि आँख नाक कान ये सब गला में, और सोलर कुकर में। और उत्तल दर्पण का क्या हो गया फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण का हो गया जो साइड मिरर में हो गया। साइड मिरर इसलिए होता है क्योंकि देखते हैं कि छोटा छोटा उत्तल दर्पण बनता है पड़ते हैं, तो छोटा सा इमेज में बहुत सा आ जाए, जिस कारण से होता है उसका उपयोग। यदि अवतल दर्पण रखा जाए तो एक पिक्चर ही पूरा मिरर को छेक ले और उतना हो भी नहीं पाएगा। और सोडियम प्रवर्तक लैंप है, एक उसमें होता है। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन मतलब ये आर पार हो जाएगा फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिए। परावर्तक मतलब एक पावरफुल व्यक्ति है, अपने भी से पार नहीं होने देगा। तो ये जब हवा से पानी में जाएगा यानी कि विरल से सघन में, तो सबसे पहले वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और फिर फ्रेंड्स जब यदि सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है। बस इतना याद रखें। यदि किरण जो है से अभिलंब के समानांतर चला जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रकाश से अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना ये ज़रूर देखिए। ये क्या क्या होता है, एक जैसे कि पानी में डालिएगा तो सीधा टेढ़ी छड़ी दिखाई देगा, किस कारण से होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। तारे टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद में जो सूर्य दिखाई देती है 2-2 मिनट, वो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यदि किसी बाल्टी में रखिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, सिक्का डालने के बाद लगेगा कि तली से उठा हुआ ऊपर है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। मछली जो है से अपनी वास्तविक स्थिति से उठी हुई दिखाई पड़ती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है। अब देख लेते हैं कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या क्या उदाहरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, मतलब कि फ्रेंड्स अपने आप में, माने कि जो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड नहीं है जिस कारण से फ्रेंड्स, लेकिन हीरा जो है से कटिंग के अनुसार बनता है, तो वो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाता है। बस इतना समझिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि लाइट बाहर नहीं निकलेगा, जिस कारण तो हीरा का चमकना, लाइट बाहर, यदि लाइट इंटर हो गया उसमें तो बाहर नहीं निकलता है, और जिस कारण से बहुत ज़्यादा चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना यानी कि मिरेज कहते हैं जैसा। जल में परिपरक नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण फ्रेंड्स। थोड़ा बस फ्रेंड्स हो चुका है, ज़्यादा देरी नहीं और लेंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स, आपको एक बता देते हैं, जब अथी का बात ही वहीं रहा तो थोड़ा बहुत देखिए कि मिरर कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा। तो जैसे कि दर्पण में बता रहे हैं, आप इसी तरह से अपोजिट कर लीजिएगा तो लेंस में, लेंस का ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
ICF, ए फ्रेंड्स अनंत है, C से वक्रता केंद्र है और F से फोकस है। इसका प्रतिबिंब FCI होगा। यदि अनंत पे कोई वस्तु रखा है तो जो है फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। यदि फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। आप एक कंसेप्ट है, आप हमेशा याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यदि इस तरफ से याद रखिएगा तो ICF, ठीक है। यानी कि अनंत जो इधर से आता है लेफ्ट साइड से तो अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस, ये 3 पॉइंट याद रखिए। यदि अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, यदि वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे बनेगा और फोकस पे है तो अनंत पे। और इसको और क्या ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि अनंत पे है तो उसका साइज क्या होगा। एक हम किसका बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है से अवतल दर्पण का है, ठीक है। और उत्तल दर्पण तो बस 2 जगह ही रहता है, अनंत पे और ध्रुव। तो यदि अनंत पे रहेगा तो फोकस पे और बहुत ही छोटा बनेगा। क्या कीजिए कि इधर से बढ़ाते चले जाइए, छोटा फोकस पे बनेगा तो बहुत छोटा, फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो उससे बड़ा, वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र में फोकस के बढ़ेगा तो वस्तु से थोड़ा बड़ा। यदि फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, बस। और वास्तविक बनेगा और उल्टा, ठीक है। इतना था, आप हमेशा याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। लेंथ का क्षमता डायरेक्टर होता है फ्रेंड्स, P = 1/F, ठीक है। और F जो है हमेशा मीटर में रहता है। ये फार्मूला है, फार्मूला बैठा करके निकाल लीजिएगा। इंद्रधनुष देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। ये तीनों तरीक़ा से बन सकता है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं आगे। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, इसका लाल रंग बाहर रहता है, बस इतना याद रखिए। बाकी बैजानी हाफी नाला जानते होंगे, लाल बाहर। और द्वितीय में जो है से लाल अंदर रहता है, बस। हाँ, द्वितीय इंद्रधनुष से प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है, ठीक। एक ए आ रहा है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आप इसमें अपोजिट उल्टा कर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की ही वस्तु दिखाई दे रहा, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा। देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं। मैंने निकट दृष्टि दोष है, इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी कि निकट की दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर फ्रेंड, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाता है। जब लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगा। यदि लेंस की फोकस दूरी घट जाएगा तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड, बस याद रखिए। और इसमें रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, इतना भी याद रखिएगा। और इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। यदि ऐसे नहीं याद होता तो दूर दृष्टि दोष में ये क्या हो गया, दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ये सब जितना है सबका अपोजिट कर दीजिए। यदि निकट है, अवतल, ये सब तो नहीं चाहता पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो निकट यानी अवतल। अब देखिए कि निकट लिखा हुआ बड़ा और दूर छोटा है, तो दूर में उत्तल छोटा हो गया लिखावट में, और अवतल बड़ा हो गया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, दूर में बड़ा और छोटा में छोटा, ठीक है। और ज़्यादा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस आप जानते ही होंगे, या होगा उत्तल लेंस। और ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाते माने कि लंबवत, तो बेलनाकार लेंस लगता है। हाँ, एक फ्रेंड्स आ सकता है हमेशा कि प्रतिरोध जोड़ करके निकालना होता है। तो यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध रहे तो हमेशा जोड़ देना। श्रेणी क्रम मतलब बस सरिया करके जोड़ देना, बस इतना याद रखना है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। जैसे कि सीरीज बत्ती देखते हैं, उतना डायरेक्ट लाइट लेता है, लेकिन लाइट कितना कम करता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट जोड़ करके निकाला जाता है।
ठीक है, विद्युत धारा कैसे मतलब हो गया एम्पियर फ्रेंड्स। ठीक, उस तार में यदि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गमन करता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान भी हो गया फ्रेंड। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कम होता है। ठीक है, V बराबर आ रहा है जो कि R कॉन्स्टेंट है, नियतांक है। चालकता का क्या होता है ऐसा मात्रा, तो ओम प्रति ओम मीटर। विद्युत शक्ति का वाट होता है ऐसे मात्रक, मीटर्स। हाँ, अब देखते हैं कि कौन सा क्रम में कैसे लगाया जाता है। जो एमीटर है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है जब फ्रेंड्स के एमीटर मतलब पूरा धारा नापेगा। जब धारा नापेगा तो श्रेणी क्रम में रखेंगे तभी तो नापेगा। यदि एक पॉइंट पे लगा दिए तो पूरा का धारा नाप लिया। वोल्ट मीटर 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट नापा जाता है, तो आप 2 पॉइंट के बीच में लगाते हैं, इसीलिए इसको समानांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज श्रेणी क्रम ही लगेगा, क्योंकि जब एक अवधि लाइन कटेगा तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए विद्युत फ्यूज का मतलब। और एक शंट होता है गैल्वेनोमीटर, शंट का उपयोग होता है वो अत्यंत कम प्रतिरोध तार हुआ होता है, जो कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर लगाकर एमीटर बनाया जाता है। बस इतने याद रखें। शंट उंट कोई ज़्यादा माने कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखें। ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है फ्रेंड्स। एसी डायनेमो का काम होता है। एक होता है एसी डायनेमो का मतलब हो गया कि जनरेटर, और विद्युत मोटर का हो गया जो कि ये देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के कार्य करता है। जैसे कि जितना ट्रांसफार्मर है जो कि उच्च एसी से निम्न एसी में ट्रांसफ़र करता है। देखते हैं कि आप सीधा सा याद रखिए कि आपके गांव घर में मोहल्ला में 11,000 का करंट आता है और उसको 440 में बदलता है, बस इतना ही याद रखिए। और जनरेटर जो है से वो उसमें डीसी करंट लगता है, बस डीसी करंट उससे निकलता है, यानी डायरेक्ट करंट। और ट्रांसफ़र की बात तो पहले ही कर ली है कि कौन सा ऊर्जा को कौन सा में ट्रांसफ़र करता है। डायनामो हो गया तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर हो गया तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है। चुंबकत्व का मिश्रण कैसे कैसे बनता है फ्रेंड कि चुंबक जो है से थोड़ा सा साउंड कैसे होगा, कम होगा तो थोड़ा सा माइनस किया, थोड़ा सा गला में खराश वाला, जिस कारण से फ्रेंड ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो चुंबक कैसे बनता है। चुंबक को बनाने के लिए लोहा इस्पात कोबाल्ट को मिलाया जाता है। ठीक है। चुंबकत्व, चुंबक के सिरों के समीप, जैसे कि जो चुंबक के जो सिरा होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। और जो ध्रुव माने कि जो मध्य में होता है वहाँ पे चुंबक सबसे कम होता है। ठीक है, चुंबकत्व सबसे कम होता है कहाँ, मध्य में, और सिरा पे सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। डोमेन क्या होता है देख लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है, और उन्हें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फ्रेंड्स क्या किया जाए, थोड़ा हम भी परेशान है जो अभी नगर निगम का चुनाव है, जिस कारण से भर दिन बस स्टार्ट है। ठीक है, देखते हैं जितना फास्ट हो आप जल्द से जल्द क्लियर करते हैं। देखिए, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने माने कि जो है सो उसे खोज किया था, लेकिन नाम कौन रखा था, रदरफोर्ड ने। जो रदरफोर्ड नीचे लिखा है ऊपर लिखा है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने। बस इतना। फोटोन जो है से द्रव्यमान 0 होता है और आवेश भी 0 होता है, आइंस्टीन खोज करता थे। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया, तो हेनरी बेकरल और पी क्यूरी एंड एम क्यूरी। ये दोनों पी क्यूरी और एम क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे फ्रेंड्स। और तीनों को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अल्फा बीटा में गामा किरणें उत्सर्जित होता है, जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणें के बाद उत्सर्जित होता है, यानी कि अल्फा बीटा किरणें जो है पहले उत्सर्जित होता है और गामा किरणें उसके बाद उत्सर्जित होता है। सभी प्राकृतिक जो रेडियो सक्रिय तत्व है फ्रेंड्स, अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होने के बाद ये जो है से लेड शीशा में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है,
और देख लेते हैं कि कौन सा अल्फा बीटा गामा, यानी कि स्टार्टिंग होता है अल्फा से तो उसको धनात्मक मान लीजिए, बीटा हो गया ऋणात्मक हो गया, गामा हो गया उदासीन बचा, तीनों यानी धनात्मक ऋणात्मक उदासीन, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणें की होती है फ्रेंड्स। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणें की होता है। आयनन मतलब कि ऋणात्मक। आइंस्टीन जर्मन के जन्मे वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 में का भौतिक नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था। 1921 में भौतिक नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन जी को याद रखेगा। नाभिकीय विखंडन का संलयन स्ट्रॉसमैन ऑन हॉर्न के द्वारा जो उसे दिया गया था। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन क्या क्या। अब परमाणु बम में जो है क्या क्या उपयोग होता है। 92 यूरेनियम और 235, 94 प्लूटोनियम 239। 92 परमाणु द्रव्यमान अति परमाणु संख्या और 235 हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान यूरेनियम का। प्लूटोनियम का 94 परमाणु संख्या और 239 हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान फ्रेंड्स। ठीक है। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाला गया था। बस इतने। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, यानी कि पहले हीरो और बाद नागा। ठीक। 6 अगस्त और 9 अगस्त। अरे क्या चालू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये सब का तो हमेशा बना रहता है, पहले चुनाव से पहले ये वादा करेंगे, जीतने के बाद फिर आपको झलक दिखाने भी नहीं आएगा। क्या किया जाए। चलिए हम लोग अपना काम पे लगते हैं। देखिए रिएक्टर में जो है से सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। यानी कि फर्मी जो है से प्रोफेसर फर्मी थे, उनके निर्देशन अनुसार शिकागो में सबसे पहला रिएक्टर बनाया गया था विश्वविद्यालय में। और नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदा के रूप में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। भारी जलन ग्रेफाइट का। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार कैडियम या बोरोन क्षार का होता है उपयोग। ठीक। आगे चलते हैं। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 के पावर 8 केल्विन उच्च ताप एवं अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन बम अमेरिकी जो आविष्कारक कौन थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे 1952 ईस्वी में। 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है जो परमाणु बम से है। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है फ्रेंड्स, सॉरी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। जिस तरह से भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है जो द्वीप का, उसी तरह से बहुत ज़्यादा विशाल के कारण मंदाकिनी को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिला है, जो कि हमारा जो सर्पिलाकार है हमारा जो मंदाकिनी का, या इसको दूधमल का भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा भी सर्पिलाकार ही जो पूरा ब्रह्मांड में खोजा गया है। उसके बाद 17% दीर्घवृत्ताकार, 3% अनियमित, कोई आकार नहीं है फ्रेंड्स। और हमारे जो दूधमेलखा जो माने कि मिल्की वे है, उसके सबसे नज़दीक कौन सा आकाशगंगा, तो एंड्रोमेडा बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं देवयानी, जो कि अंडाकार है। बस सूर्य जो है से दूधमेलका के मंदाकिनी के केंद्र से काफ़ी दूर है फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में है। आकाश में कुल 89 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रस है, जिसमें 94 तारे हैं फ्रेंड्स। एक बृहत सप्तऋषि जो नहीं सुने होंगे कभी बचपन में कि देखो सप्तभैवा, उसी को बोलते हैं बृहत सप्तऋषि। तारामंडल बहुत से तारे हैं, जिसमें से तारा बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ उसमें जो 7 सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है वही दिखाई देता है, जो कि बहुत अच्छी से क्लियर दिखाई पड़ता है, स्पष्ट। जिसे बृहत सप्तऋषि या बिग डिपर भी कहलाता है। लघु सप्तऋषि भी अधिक चमक वाले तारे प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में बृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारे, ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है।
हाँ, बस ये याद रखिए कि तारे में क्या होता है, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन नाइट्रोजन। बस दो को याद रखिए, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम। तारे 3 रंग के होते हैं फ्रेंड्स। लाल होता है जिसमें सबसे माने कि कम हीट वाला, यदि उससे भी ज़्यादा अत्यंत माने कि उससे भी ज़्यादा माने ताप वाला जो हो गया उससे सफ़ेद हो गया, और सबसे अधिक अत्यंत ताप वाला वो नीला में बदल। देखते हो कि लौह दिया जलता है, जब कम उसमें रहता है तो लाल जलेगा, यदि उससे भी ज़्यादा हो गया तो सफ़ेद हो जाएगा, यदि एकदम उससे भी ज़्यादा हो गया तो नीला में हो जाता है। उसी तरह से तारा में है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी या सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से दूरी इसकी बस इतना ही याद रखिए कि जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक जो है हमारा तारा वही है। अब आगे देखते हैं। एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, चंद्रशेखर। उनको जो ब्लैक होल जो बोला जाता है, श्वेत बामा, उनको रिसर्च पर 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। बस इतना याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब ख़त्म हो चुका है, बस विविध अब देखना है। कृष्ण छिद्र उसी को बोलते हैं। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी, जिसे ब्लैक होल भी बोलते हैं कृष्ण छिद्र को। कितना याद रखेगा। अब बस हो गया फ्रेंड्स, बस 2 मिनट और विविध है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्यूल्यूमेटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है इसमें कि विद्युत ऊर्जा जो जितना है उसको संग्रहित करके रखा जाता है। अल्टीमीटर होता है फ्रेंड्स, जो विमान उड़ रहा है उसको गति नापने के लिए होता है, गति नहीं फ्रेंड्स, ऊंचाई नापने के लिए। एमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए होता है, पता होगा। ऑडियोमीटर फ्रेंड्स, इसका ध्वनि को तीव्रता नापने के लिए होता है। ऑडियोफोन, ये तो आपको पता होगा, अभी लगाए हुए भी होंगे आप लोग, जो कि गाना सुनने में होता है। बैरोग्राफी, वायुमंडल के ताप में होने वाला परिवर्तन को नापा जाता है। बैरोमीटर, वायु दाब मापने में किया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स उसको बता दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो बस हम जो बोल रहे हैं बस वो सुनते चलिए। एक कैलोरीमीटर होता है फ्रेंड्स, यह उपकरण तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा नापा जाता है, ठीक है। कार्डियोग्राम होता है, हृदय की गति नापा जाता है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। फाइडोमीटर, यह यंत्र जो है समुद्र की गहराई नापा जाता है फाइडोमीटर से। फाइडोमीटर समुद्र की गहराई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में मात्रा ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा यानी कि दिशा और उसका मात्रा ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। ग्रेवोमीटर, ग्रेव बस समझ के पानी के ऊपर जो तेल है उसको नापा जाता है। हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता वायुमंडल की नापा जाता है। ऑडोमीटर, ये जो है पहिए वाली गाड़ी की जो चलती है उसको दूरी नापने के लिए किया जाता है, जो को बाइक में लगा हुआ रहता है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में किया जाता है। रडार फ्रेंड्स से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जो आने वाले वेगन होता है, संसूचना एवं उनकी स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है रडार से। सिस्मोग्राफ, या भूकंप को पता लगाया जाता है। ये सेक्सटेंट हो गया, ये किसी जो मीनार की ऊंचाई होता है उसको ज्ञात करने में किया जाता है। स्पीडोमीटर जो है यह गति की प्रदिशता करने वाला उपकरण है, जो कि कार या ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु का खोज किसने किया था? जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। रेडियम का मैडम क्यूरी। एक्स किरणें के विल्हेम रॉन्टन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अल्बर्ट आइंस्टीन। नाभिकीय रिएक्टर का एनरिको फर्मी। अब देख लीजिए, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 इंच में याद रखें। एक फायदा में याद रख सकते हैं 1.8 मीटर, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर, ठीक। 1 पाउंड 453 ग्राम और 10 के पावर -7 जूल। अश्व शक्ति 746 वाट। एक फायदा में 6 फीट, -40 फ़ारेनहाइट, -40 सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। जो फार्मूला बताया था फ्रेंड्स, प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट 0 सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज, जड़त्वाघूर्ण का किलोग्राम वर्गमीटर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड,
ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि आवृत्ति हो गया, जड़ताघूर्ण हो गया, बल दाब हो गया पास्कल, ठीक है, शक्ति हो गया वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, विद्युत आवेश का कूलम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, प्रेरक का हेनरी, तरंगधर का एंगस्ट्रॉम। चलिए देखते हैं कि विद्युत यंत्रों में उपकरण का हो रहा आविष्कारक। विद्युत बैटरी, अल्ट्रासाउंड वोल्टा से याद करें बैटरी कितना वोल्ट का था। ऐसे जो डीसी मोटर हो गया उसको जनरेटर ग्राम है, और एसी को टेस्ला निकोला टेस्ला होता है, निकोला टेस्ला। अब टेस्ला से याद रख लीजिए कि मोटर जो ज़्यादा पावर कराता है एसी का टेस्ला, और ग्राम है छोटा तो डीसी। न्यूलॉन को जो है डॉक्टर वालेस कैरियर्स, स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग। थर्मामीटर का है तो फारेनहाइट याद रख लीजिएगा, डेनियल बेकर फारेनहाइट। ट्रांसफार्मर का माइकल फैराड। प्लास्टिक का है अलेक्जेंडर पार्क्स, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्लास्टिक वाला, अभी इम्पोर्टेंट है। लेजर का थियोडर मेमन। जेट इंजन का फ्रैंक हिटल। आप ये इंजन जेट इंजन यानी कि ज़्यादा पावरफुल हिटलर, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करें।